नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। आज प्रेस वार्ता में जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं और तमाम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी अपडेट जानेंगे। और सबसे पहले आज हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। सबसे आज जो खबर है, लेकिन वो खबर किसी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं हुआ है, बावजूद इसके सोशल मीडिया पर आज देखे जाने वाले सबसे बड़ी खबर थी अमेरिका के डिबेट। मतलब ये है कि जो बाइडेन और जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो डिबेट हुआ है वो आज 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार चालू हुआ और 8 बजे समाप्त हुआ है। उस डिबेट को देखने के लिए पूरी दुनिया के लाखों लोग आज उसमें डिबेट को देखा है। और डिबेट देखने के बाद अमेरिकनों में जो एक रुझान देखने को मिला है, क्योंकि सीएनएन ने पूरी तरह से इसको एक इतना शानदार ढंग से ऑर्गेनाइज किया कि जब डिबेट चल रहा था तब उनके जो रिपोर्टर्स है वो मैदान में तैनात थे और जो डिबेट में जो बाइडेन पर ट्रंप भारी पड़ते दिखाई दिए, क्योंकि डिबेट में जब डिबेट समाप्त होने के बाद आम पब्लिक से पूछा गया तो अधिकतर लोगों ने जो बाइडेन के 2 सवाल जो है गंभीर थे, जो उनके उम्र को लेके और जो यूक्रेन युद्ध में जिस प्रकार से रूस अभी भी जो है उसमें परिणाम नहीं निकाल पाया है, किसी कारण को लेकर जो है लोगों में भारी गुस्सा है जो बाइडेन के प्रति। इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है ट्रंप ने। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि ट्रंप जो बाइडेन पर भारी है, लेकिन अभी चुनाव में समय है, इसको रिकवर कर सकते हैं वो। आज का डिबेट जब लोगों ने देखने के बाद जो प्रतिक्रिया दी, उसमें बीच-बीच में जो आरोप लगाया था ट्रंप ने कि दवाई का उपयोग कर सकते हैं, उसके झलक जरूर दिखाई दी है कि जो बाइडेन बीच-बीच में हंस रहे थे, उनको लग रहा था कि वो बीमार है। लेकिन इसके उलट उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक और डिबेट होना है, उसके बाद नवंबर में चुनाव है, वो बहुत ही दिलचस्प होगा। और इसके बाद जो ब्रिटेन के चुनाव है उसको लेके आज अखबारों में और मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, क्योंकि भारत की नजर ब्रिटेन के चुनाव में है, लेकिन जिस प्रकार से ऋषि सुनक की स्थिति है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन के इतिहास में रूलिंग पार्टी इतने कम सीट पर जीतने वाली है। सर्वे के अनुसार वो ऐतिहासिक है, वो रिकॉर्डेड है कि इतने कम मतों से कोई जीतने वाले जो है, इतने कम सीट पर जीतने वाले कोई पार्टी आज तक नहीं रही। ऋषि सुनक के विषय में भी ये कहा जा रहा है कि खुद ही अपने सीट से जो है वहां वो हार सकते हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है। तो ऋषि सुनक अगर हार जाते हैं तो ब्रिटिश के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री वहां पर हार रहे हैं। इसी के चलते जो ट्रूडो है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, वो अपने क्षेत्र में जो 30 साल से नहीं हारे थे, वहां पे हारने के बाद वहां पे मांग उठा कि ये इस्तीफा देना चाहिए ट्रूडो को अपने पद से। तो इस मांग को देखते हुए वहाँ लोगों में जो रुझान है और मांग है, इसको देखते हुए लग रहा है कि जो वर्तमान में 3 जो बड़े कंट्री है, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो और कनाडा हो, और उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस में भी चुनाव है। तो ये चारों जगह पर जो वर्तमान सिटिंग सत्ताधारी पार्टी है, उनको हटाने का निर्णय जनता ने ले लिया है। उसके एक झलक जो है अभी से दिखाई पड़ रहा है। एक और खबर मैं बताना चाहूंगा कि ईरान में भी आज चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव। स्मरण होगा कि ईरान के राष्ट्रपति के उसमें हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मारे जाने के बाद जो है वहाँ चुनाव की घोषणा हुई थी और अभी 4 उम्मीदवार मैदान में है और आज शाम तक जो है वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। इसके उलट एक और खबर है जो ईरान के चुनाव से हटके जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर जो अवैध निकाह मामला है,
उसमें किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिली है, जी। क्योंकि उनका कहना पड़ा, कोर्ट का कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पत्नी बुशरा बीवी से जो शादी निकाह किया है वो अवैध है। तो उसी के चलते उनको सजा सुनाई गई थी। 7 साल की सजा सुनाने के बाद अपील हुई थी। अपील होने के बाद भी उस मामले में किसी प्रकार की कोई राहत इमरान खान को या बुशरा बीवी को, बेगम को नहीं मिली। बिल्कुल। इसी के बिल्कुल मिलता जुलता एक खबर है कि जो मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, वो भी अपने ही महिला मंत्री को गिरफ्तार करा दिया है। उसके पीछे भी सेम जो इमरान खान की जो खबर है कि उनके जो बुशरा बेगम है उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि ये टोना टोटका करने वाली थी और उसी से इमरान खान को फंसा के उन्होंने निकाह कर लिया था। इसी प्रकार से मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर भी उन्हीं के मंत्री के द्वारा कथीमत समनाज अली जी। उनको गिरफ्तार करवा दिया है। उनके ऊपर आरोप है कि मुइज्जू पर काला जादू करके उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने घर में काला जादू करने के सारे उपक्रम और लोगों को लेके वो उसमें प्रारंभ किया था। जब पुलिस को जानकारी मिली तो स्वयं मुइज्जू ने पुलिस को आदेश दिया कि उनके घर की तलाशी ली जाए और अगर इस प्रकार के काला जादू करते हुए दिखे और या काला जादू करने वाले उपक्रम मिले तो तत्काल भले ही वो मंत्री हो उसे गिरफ्तार किया जाए। जी। तो आज कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और घर से जो है काला जादू करने वाले जो सामग्री है वो बरामद किया है। तो आप देखिए कि किस प्रकार जो है एक तरफ इमरान खान को बुशरा बेगम ने फंसा के अपने तरफ आकर्षित करके उनसे निकाह किया, उसी प्रकार से मालदीव में भी जो है एक घटना घटी कि महिला जो मंत्री है वो काला जादू करके मुइज्जू को अपने तरफ आकर्षित करके सम्मोहित करना चाहती थी। तो ये जो पूरा देश दुनिया के सबसे जो बड़ी खबर है, अभी पूरे दुनिया में जो है अधिकतर जो बड़े कंट्री है वो चुनाव में अभी झुके हुए हैं, क्योंकि जितने भी कंट्री है, चाहे वो फ्रांस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या ईरान हो, इराक हो, इन सब में जो है सब में चुनाव में नेतृत्व परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है कि जो आज अखबार में और टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में पूरी तरह से प्रसारित किया गया है और सबकी नजर होगी कि इन चुनावों में परिणाम क्या आता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, तमाम राष्ट्रीय स्तर के भी अपडेट ले लेंगे। राष्ट्रीय स्तर में क्या कुछ खास है और प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ है, एडिटर सूरज जी। बिल्कुल निशा, जिस तरह से हमने देखा कि 18वीं लोकसभा का यह जो पहला सत्र है यह प्रारंभ कर दिया गया है और इसमें तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने भी आपत्ति दर्ज कराई और विपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से सदन में झूठ बुलवाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह को लेके तमाम चीजों को लेकर जो बातें आई, चाहे नीट को लेकर उन्होंने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने बताई कि क्या क्या किया है और ये जो सरकार है 18वीं लोकसभा के जो सदन के नेता हैं वो क्या करने वाले हैं और क्या देश की जनता क्या चाहती है और देश की जनता के हित में क्या कुछ काम होंगे, उन सब बातों को उन्होंने गिराया। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बात कही थी जिसको लेकर के चर्चा खास रही है और वो सबसे बड़ी बात थी आपातकाल को लेकर के। एक तरफ उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत में हुए लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आपातकाल जो है वो संविधान के लिए काला धब्बा था और 26 जून 1975 का दिन भारतीय इतिहास का काला दिन है। और जिस तरह से उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है कि आपातकाल देश के लिए बड़ी मुसीबत लाने वाला था, तो इस बात को लेकर के सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं रही हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज ये जरूर देखी गई कि जिस तरह से बात जब सामने आई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया, तो हालांकि ये भी कहा गया है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो पीएमओ से जाता है और सरकार की उपलब्धियां बता दी जाती हैं, लेकिन ये बात कहना नीट वाली बात जी और आपातकाल वाली बात,
जो 2 बातें उन्होंने कही हैं, एक तो सरकार को चेताया भी है, सरकार को उन्होंने इस बात के लिए भी कहा है कि प परीक्षाएँ जो हैं वो पारदर्शी होना चाहिए और आपातकाल को जो ज़िक्र किया है, तो उसको लेकर के तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएँ रही। विपक्ष ने उस पर आपत्ति भी उठाई गई। दूसरी तरफ यदि जैसा कि कल उन्होंने बात कही है नीट को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बात का संज्ञान में लिया, तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि परीक्षा करवाने वाली जो एजेंसी हैं, जो परीक्षाएँ करवाती हैं, अभी तक जो जाँच सामने आई है नीट पेपर को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परीक्षाओं को रद्द किया है, तो उसमें सामने आया है कि जो परीक्षाओं कराने वाली एजेंसी है, उनका अपना कुछ नहीं होता है। सब कुछ पेपर छपवाने वाले, सेंटर पर निगरानी करने वाले, रिजल्ट तैयार करने वाले, सब जो है वो बाहरी लोगों के भरोसे रहता है। बिल्कुल। जो एनटीए है, एनटीए खुद कुछ नहीं करती है, ये आउटसोर्स से सब कुछ कराती है। तो इसमें धांधली की संभावना बनी रहने की बताई गई कि इसमें धांधली बनी रह सकती है। दूसरी तरफ जो बात सामने आ रही है कि परीक्षाओं में सब कुछ नीट हो और परीक्षाओं पर संदेह ना उठे, उसको लेकर के तमाम कवायदें की जा रही हैं और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक कानून बनाया है और वो ड्राफ्ट का जो एक्ट लागू होने वाला है, उसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया है कि अध्यादेश की बात है इसमें कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक का जो एक्ट आएगा, उसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। बिल्कुल। और यदि यह संगठित अपराध के रूप में सामने आता है, तो सजा बढ़ भी सकती है और अपराधियों की संपत्ति जब्त हो सकती है। दूसरी तरफ एक और बात यहाँ सामने आ रही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे देश में पेपर लीक को लेकर के, परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर के, परीक्षाओं में की सख्ती को लेकर के कानून बनाने की बात करी, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और मध्य प्रदेश में अब जो है इसको लेकर के ये एक्ट तैयार करने को लेकर ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। बात जब एक्ट की हो रही है तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि टेलीकॉम एक्ट जो है वो देश में लागू हो चुका है और टेलीकॉम एक्ट का जो है टेलीकॉम एक्ट 2023 के कुछ हिस्से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि इसको लेकर के कहीं कुछ निजता की बात भी कही जा रही है सियासी गलियारों में कि ये निजता का हनन है क्योंकि इस एक्ट के तहत यदि हम देखें कि आपातकाल की स्थिति यदि आती है तो सरकार किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। बिल्कुल। ऐसे में इस एक्ट के तहत सिम को लेकर के भी बड़े कड़े प्रावधान किए गए हैं कि एक व्यक्ति पर या एक आईडी पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। दूसरी तरफ यहाँ देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों की बात हो या उन संबंधों के हित की बात हो या युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में या तो सरकार सभी दूरसंचार सेवाओं का या किसी एक दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है। दूसरा कि जहाँ सुरक्षा की बात है, सार्वजनिक व्यवस्था की बात है, अपराध की रोकथाम के लिए भी यह नियंत्रण जो है सरकार अपने हाथ में ले सकती है। बिल्कुल। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा मैं कि अभी तक जो प्रावधान नहीं था, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई मैसेज भेज रहा है, तो वो सीधे उस व्यक्ति तक पहुँचता था। लेकिन अब ये है कि उसकी निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक नहीं है, यदि वो सरकारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, किसी आपात स्थिति से जुड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसी बात है जिसमें कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो सरकार अपने नियंत्रण में उस सेवा को रख के अब उस मैसेज को चेक करेगी और यदि कुछ ऐसी स्थिति निर्मित पाई जाती है तो उसको जहाँ पहुँचने वाला है वहाँ ना पहुँचा के बीच में रोक सकती है। बिल्कुल। इस बात को लेकर के आपत्ति भी आ रही है सामने क्योंकि हालाँकि जैसा कि देखा जा रहा है व्हाट्सएप को लेकर के क्योंकि व्हाट्सएप ने आईटी एक्ट 2021 के खिलाफ एक याचिका दायर की थी और उसने कहा था कि यदि इस तरह की गतिविधियाँ सामने आती हैं कि कोई व्हाट्सएप यूज़र किसी दूसरे व्हाट्सएप यूज़र को मैसेज भेज रहा है और वो नहीं जा रहा है, उसको बीच में सरकार ने किसी टेलीकॉम को किसी अपने नियंत्रण में रख कर के किसी कंपनी की सेवा को अपने नियंत्रण में रख कर के यदि उस मैसेज को रोका, तो व्हाट्सएप जो है भारत में नहीं चलेगा। फिर व्हाट्सएप जो है भारत छोड़ देगा क्योंकि इसमें एन्क्रिप्शन तोड़ने की बात आई है कि बिल्कुल। यदि मैसेज या एन्क्रिप्शन का तोड़ दिया गया तो ये चीज़ें यहाँ सामने आएँगी। तो ये एक्ट भी लागू कर दिया गया है। हालाँकि मैं बता दूँ कि इस एक्ट के लागू होते ही
भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1985, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार जो गैर कानूनी कब्जे की बात थी अधिनियम 1950, ये कानून खत्म कर दिए गए हैं जी और इन कानूनों को खत्म करके टेलीकॉम एक्ट 2023 देश में लागू कर दिया गया है। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा निशा मैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद में तमाम लोगों की टिप्पणियां सामने आई हैं, कुछ तल्खियां सामने आई हैं, नाराजगियां सामने आई हैं, इसको लेकर तमाम विश्लेषण सामने आए हैं। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन इस पर टिप्पणी करते हैं और वो अपना नजरिया जाहिर करते हैं तो उस पर चर्चा आम हो जाती है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि लोकसभा के नतीजे दिखाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र का जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है उस शब्द के बाद में इस पर एक नई बहस छिड़ गई है क्योंकि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो अमर्त्य सेन हैं उन्होंने कहा है कि देश में जो हाल में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे यह दर्शाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि देश में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी कारण के सलाखों के पीछे रखने का जो प्रक्रम चल रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे अंग्रेजों के शासन काल का चलन नजर आता है कि जो उस समय अंग्रेजी शासन काल में हुआ करता था कि बिना कारण किसी को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि वह दृश्य परिलक्षित हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी टिप्पणी की है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये कांग्रेस की सरकार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। पिछले 10 साल की सरकार जो रही है उन्होंने कहा है कि बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डालना और एक शब्द का उन्होंने और प्रयोग किया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है, वो गहरी होती जा रही है और वो उसका बढ़ना लगातार अब भी जारी है, जबकि इसे रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे। बिल्कुल हालांकि अमर्त्य सेन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और हर चुनाव के बाद ऐसी चीजें सामने आती हैं। उन्होंने कहा है कि हर चुनाव के बाद में एक बदलाव देखने के लिए मिलता है और बदलाव देखने की उम्मीद देश की जनता करती है जी कि नया केंद्रीय मंत्रिमंडल कैसा होगा। तो उन्होंने वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल का उदाहरण दिया कि इसकी स्थिति पहले जैसी है, कोई नया परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है और ये बात उन्होंने उस परिदृश्य में कही है कि जो टॉप 5 हैं, जो पोर्टफोलियो हैं वो एज इट इज रखे गए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एज जी इट इज हैं, गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें तो वो पोर्टफोलियो तमाम एक जैसे रहने के कारण उन्होंने इस बात को कहा कि हर चुनाव के बाद में देश की जनता बदलाव की उम्मीद करती है लेकिन यहाँ कुछ बदलाव नजर आया नहीं है, सब कुछ वही का वही है क्योंकि मंत्रियों के पास पहले वाले ही विभाग हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाने के बावजूद फैजाबाद सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं उनको लेकर के जरूर उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान धूमिल करने का प्रयास किया गया है और वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जो हार है वह साधारण घटना में नहीं देखी जा सकती क्योंकि राम मंदिर बनवाना और राम मंदिर बनवाने के बाद भी फैजाबाद सीट से भारतीय जनता प्रत्याशी की हार जो है वो एक बड़ी घटना के रूप में वो देखते हैं। दूसरी तरफ बात करूंगा कि पूरे देश की नजर क्योंकि अब इस पर बनी हुई है, जैसा कि कल हमने देखा कि कल का जो मैच था बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप को लेकर के पूरे देश की नजर बनी हुई थी बिल्कुल कि क्या कुछ होने वाला है और अब यहाँ तस्वीर साफ हो गई कि 2 अजय टीमें हैं और उन टीमों के बीच में अब फाइनल होगा। हालांकि मैं बता दूं कि भारत जो है 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बिल्कुल पहुंचा है। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल मैच खेलने वाला है बिल्कुल और यहाँ अंग्रेज कल के मैच में जो है अंग्रेजों से 2022 का जो हिसाब था बराबर कर लिया है। अब भारत और अफ्रीका की भिड़ंत कल होगी बिल्कुल और अब सबकी नजर बनी हुई कि भारत एक बार फिर खिताब हासिल करे। जी बिल्कुल निशा। जी बिल्कुल और तमाम उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश से क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही दर्शकों के साथ साझा करें। ज्ञानेश जी ज्ञानेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर से एडवेंचर
इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी, क्योंकि यौन शोषण के केस में येदियुरप्पा के खिलाफ 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 75 लोगों को इसमें गवाह भी बनाया गया है। तो इसको लेकर और तमाम क्या जानकारी सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। मैं हमारे एडिटर सूरज जी के पास जाऊंगी इस खबर में, क्योंकि यौन शोषण के केस में येदियुरप्पा के खिलाफ 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि 75 लोग जो हैं उसमें गवाह बने हैं। तो इसको लेकर तमाम और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए निशा, इस मामले को लेकर के जैसा कि पहले भी बहुत सारी चर्चाएं सामने आ चुकी हैं जी और चार्जशीट जो दाखिल की गई है, अब चूंकि मामला न्यायालय में है तो अब न्यायालय अपने विवेक के अनुसार और साक्ष्य के आधार पर इस मामले को लेकर के जो सुनवाई होना है और वो होना, क्योंकि ये मामला जो है ये लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था। बिल्कुल लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आने पर इस पर सियासी बयानबाजी भी हुई है बिल्कुल। और अब न्यायालय अपने संज्ञान के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इस पर विवेचना करेगा। लेकिन यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कुछ और खबरों की, जी क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय एक पत्र बहुत चर्चा में है बिल्कुल। और वह पत्र जो लिखा है विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने। जी उस पत्र में उन्होंने जो कुछ लिखा है, हालाँकि यह बताया जा रहा है कि गोपनीय पत्र था, लेकिन वो सार्वजनिक हो चुका है, सोशल मीडिया पर भी वह पत्र सामने आ चुका है। लेकिन उस पत्र में जो शब्द हेमंत कटारे ने लिखे हैं, वो विचारणीय हैं, क्योंकि सियासत में हालाँकि ये चीज़ें गाहे-बगाहे दबी ज़बान में सामने आती रहती हैं, लेकिन सार्वजनिक हो जाना, क्योंकि यहाँ एक बात है कि जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं हेमंत कटारे, उन्होंने जो पत्र लिखा है, वो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। बिल्कुल। और उन्होंने उस पत्र में उल्लेख किया है कि कुछ लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो छवि को खराब कर रहे हैं। और हेमंत कटारे ने उन कहा है कि उन लोगों के मोबाइल नंबर, जिनका नाम का जिक्र किया है कि उनके मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली जाए और सीडीआर की जांच कराई जाए, तो बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आएंगे। उन्होंने जो नाम लिखे हैं उन्होंने उन नामों में सबसे चर्चित नाम है जो सुधीर शर्मा का है। सुधीर शर्मा वो नाम है जो व्यापम कांड में भी चर्चित रहा है। बिल्कुल दूसरा नाम उन्होंने लिखा है भारतीय जनता पार्टी के जो मनोज पाल सिंह यादव हैं और अश्विन नाटू, निखिल गुप्ता और सोनू राणा के नाम उस पत्र में उन्होंने शामिल किए हैं। जी यहाँ बता दूं कि जैसा मैंने उल्लेख किया कि पत्र को गोपनीय बताया गया था, लेकिन अब पत्र सार्वजनिक हो चुका है। और यही नहीं, जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, उन्होंने भी उस पत्र को लेकर के एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और मुख्यमंत्री से मांग की है कि उपनेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब दें। हालांकि इस मामले को लेकर के जो मनोज पाल सिंह हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने एक और पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने आगाह किया है कि जीतू, ये जो सामने आ रहा है हेमंत कटारे जो हैं, हेमंत कटारे या तो साक्ष्य प्रस्तुत करें या फिर माफी माफी मांगे, क्योंकि इस बात को लेकर के यहाँ बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जिनका नाम उस पत्र में है मनोज पाल सिंह यादव, उन्होंने आरोपों को अनर्गल बताया है और अनर्गल बताते हुए खारिज किया है। और उन्होंने हेमंत कटारे को लिखा है कि यदि या तो वो साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उनके पास क्या साक्ष्य हैं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। तो ये पत्र जो है मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय चर्चा में बना हुआ है। दूसरी तरफ बिल्कुल। मैं एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है, वह हर मोर्चे पर अपनी सक्रियता दिखा रही है और हर मोर्चे पर सक्रियता दिखाते हुए, या एक तरफ जहाँ बात हुई है कि जो ऑनलाइन चेक पोस्ट की व्यवस्था है, उसमें जो देरी हो रही है, उसमें उस देरी के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव की नाराजगी सामने आई है और उन्होंने इस बात को कहा है कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली जो हो रही है, उससे मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है। जिस जिस उन्होंने उल्लेख भी किया कि जैसी व्यवस्था गुजरात में है, वैसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है। बिल्कुल और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जून 2024 तक लागू करने का लक्ष्य था, तो अब तक वो व्यवस्था लागू क्यों नहीं हुई है, उसमें देर क्यों हो रही है और उस देरी को लेकर के उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है। दूसरी तरफ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जब 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रारंभ होना है और चूँकि इस सत्र में बजट आना है और यहाँ उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि जो नरसिंह घोटाले की बात कही थी, मध्य प्रदेश में जो नरसिंह घोटाला सामने आया था, सीबीआई के ही अधिकारी थे, अधिकारियों ने सीबीआई के अधिकारी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद में 111 लोगों को शोकॉज नोटिस दिया था, 52 लोगों की सेवा समाप्ति का
जो पत्र लिखा गया था बिल्कुल। वो अभी विभाग में विचाराधीन है, तो उसको लेकर के उस पर चर्चा जी, होनी थी। जी। तो उमंग सिंगार ने कहा कि 3 तारीख को प्रश्नकाल में यह मुद्दा रखा गया था नरसिंह घोटाले का, और 3 तारीख को ही सरकार ने बजट का प्रावधान कर लिया कि 3 जुलाई को सरकार बजट पेश करेगी। आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में जब बजट सत्र हुआ था, तो उसमें अनुपूरक बजट की बात हुई थी, और पूर्ण बजट मध्य प्रदेश सरकार इस बार जुलाई में लेकर आ रही है, और 3 जुलाई को ही बजट प्रस्तुत किया जाना है। तो उमंग सिंगार ने आपत्ति जताई है कि यह जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि 3 जुलाई को प्रश्नकाल में नरसिंह घोटाले पर चर्चा से सरकार बच सके। तो इसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। जी, निशा। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सूरज जी, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास था वो बताया। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।